उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस का जो सेकंड पेपर है उसका बी पार्ट सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, यानी 5 बेसिक यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सोशियोलॉजी के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दिया गया है। जैसे लाइक जॉइंट फैमिली क्या है, फिर जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, या किनशिप क्या होती है, लाइनेज क्या होता है, क्लैन क्या होता है, गोत्र क्या होता है। उसके बाद सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, जो कम्युनिटी किसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस किसको कहते हैं, एसोसिएशन किसको कहते हैं, कल्चर किसको कहते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी, यानी समाज में जो हार्मोनी होती है, जो सद्भाव होता है, वो सद्भाव बनाए रखने के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता कहते हैं, सभ्यता, और कल्चर यानी संस्कृति कहते हैं। सिविलाइजेशन और कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, जो हमारी भारत की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका। इसके बाद फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन फैमिली क्या काम करती है, या एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या रोल प्ले करता है, रिलीजन क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी के एक इंस्टीट्यूट के रूप में, एक संस्था के रूप में। वर्ण है, ऋण है, यज्ञ है, संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, वेरियस रेफरेंसेस, इनसे रिलेटेड जो तमाम तरह के रेफरेंस जहाँ इनका उल्लेख या जहाँ इनका वर्णन मिलता है। कास्ट सिस्टम है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट ऑन सोसाइटी एंड मैरिज। सेकेंड यूनिट है डाइवर्सिटी से रिलेटेड। थर्ड यूनिट है रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। और फोर्थ यूनिट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। और फिफ्थ यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाता है, फिर वही अब बात आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स में, एजुकेशन यानी शिक्षा। इसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो काम किया जा रहा है, जो सोसाइटी का डिप्राइव्ड क्लास है उसके लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए, ये लास्ट यूनिट है इससे रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है फैमिली। ओके, तो इस पर हम आए, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हम आए। उससे पहले थोड़ी सी चीज़, सब्जेक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, तो समाजशास्त्र शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो एज यू नो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है समाजशास्त्र को समझना। हम यानी वी द ह्यूमन बीइंग आर अ सोशल एनिमल, मतलब हम लोग जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। इसका मतलब होता है कि समाज में ही हम पैदा होते हैं। ओके, वी टेक बर्थ इन सोसाइटी, समाज में ही हम पैदा होते हैं, समाज में ही हम ग्रो करते हैं, समाज में ही हमारा विकास होता है, और सोसाइटी में ही हम डाई यानी मर जाते हैं, समाज में ही हम मर जाते हैं। हमारा सुख दुख सब कुछ इसी सोसाइटी में है। वी आर द ओनली एनिमल, हम इकलौते ऐसे प्राणी हैं, यानी प्राणी कहो या बिल्कुल समाज, जो बायोलॉजी की लैंग्वेज में, जीव विज्ञान की भाषा में इसको आप जानवर कहो, जंतु कहो, जो जी चाहे आपका कह दो। वी आर द ओनली एनिमल, हम इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो कि सोशल है, सामाजिक है। जब हम ये बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये बात बोलते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो होता क्या है यहाँ पर एक्चुअली कि देखिए, कोई भी एनिमल की बात कर ले, जैसे सपोज कर लीजिए एक कोई भी एक इंडिविजुअल अदर देन मैन, इंसान से अलग हट करके अगर हम किसी भी जानवर की या किसी भी जंतु की बात करें
तो क्या होता है कि वो पॉपुलेशन हो सकते हैं, वो जनसंख्या होती है उनकी, उनकी भीड़ हो सकती है, कई सारे जानवर इकट्ठा हो सकते हैं। ओके, किसी एक जगह पर, सपोज कर लीजिए हमने एक जगह पर बात की और हमने 5 कुत्ते इकट्ठा कर दिए, तो दे हैव नो रिलेशन, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, उनकी आइडेंटिटी बस इतनी सी है कि दे आर द ग्रुप ऑफ डॉग्स। बट एक डॉग का दूसरे डॉग से पूछो कि भाई तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। मतलब उन्हें इतना सेंस, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। जबकि यहीं पर अगर हम 5 लोग इकट्ठा कर दें तो दे नो कि हु आर वी, हम कौन हैं। उसमें हम किसी के जीजा होते हैं, किसी के फूफा होते हैं, किसी के मामा होते हैं, किसी के नाना होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के भाई बहन होते हैं, किसी के बेटे होते हैं। मीन्स हमें और दूसरे जानवरों में यही बेसिक चीज, बेसिक डिफरेंस है कि हमने रिलेशंस डेवलप किए हैं, हमने रिलेशंस डेवलप किए हैं, और हम इन रिलेशंस के, जो हमने रिलेशन डेवलप किए हैं, हम उन रिलेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं। इन्हीं रिलेशंस के बीच में हमारा पूरा जीवन ग्रो होता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उससे किसी ना किसी प्रकार का हम कोई ना कोई रिलेशन बना लेते हैं, अजनबियों से भी हम संबंध बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा, यानी पैदा होने के बाद, जब हम पैदा होते हैं तो देन वी आर ओनली अ बायोलॉजिकल एनिमल। जब हम पैदा होते हैं तो हम केवल एक दूसरे जानवरों की तरह एक बायोलॉजिकल एनिमल होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद हम धीरे धीरे सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी माँ कौन है, फिर हम ये समझते हैं कि हमारे पापा कौन हैं, फिर हम ये समझते हैं कि हमारी माँ और हमारे पापा में क्या रिलेशन है, फिर हम ये समझते हैं कि हमारे जैसे चुंगू मुंगू ये और कौन घूम रहे हैं, ये मेरे क्या लगते हैं, और हम उनको नाम देना शुरू करते हैं। फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे पड़ोसी हैं, फिर हम और बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है ये हमारे गांव के लोग हैं, ये हमारे शहर के लोग हैं, या ये हमारी कॉलोनी के लोग हैं। फिर हम और आगे निकलते हैं तो पता चलता है कि साहब ये हमारे स्कूल के लोग हैं, ये हमारे कलीग्स हैं। और इस तरह हम अपनी लाइफ में न जाने कितने रिलेशंस डेवलप करते हैं। सबसे बड़ी बात रिलेशन बनाना नहीं है, उससे भी बड़ी बात है उन रिलेशंस को मेंटेन रखना। तो हम मेंटेन रखते हैं। तो अगर इस बिहाफ पर मैं बोलूं तो व्हाट इज द सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, ये समझाने के लिए एक अमेरिकी स्कॉलर हुए जिनका नाम था मैकाइवर, और उन्हीं के एक और को कलीग हुए जिनका नाम था पेज। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी जिस बुक का नाम ही उन्होंने रखा सोसाइटी। मैकाइवर और पेज की बुक का नाम है सोसाइटी, और उस बुक में उन्होंने आज तक की सबसे ऑथेंटिक डिफिनेशन दी है सोसाइटी की, मतलब जो सबके द्वारा मान्य है। तो व्हाट इज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज? मैकाइवर और पेज के अनुसार सोसाइटी इज द नेट ऑफ सोशल रिलेशंस। सोसाइटी इज द नेट ऑफ सोशल रिलेशन, यानी समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ओके, इट इज वेरी सिमिलर टू द इंटरनेट। इंटरनेट जैसा ही ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट जैसा कॉन्सेप्ट का मतलब इंटरनेट में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। ओके, और सोसाइटी में लोग आपस में जुड़े होते हैं। एंड वी सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी, इसके अलावा आपको सोसाइटी की कोई डिफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है। सोसाइटी इज नेट। नेट मीन्स जैसे जाला होता है मकड़ी का, ओके, ऐसे ये जाली होती है, जाला होता है। यहां जो भी नोड्स हैं, इन नोड्स पर हम हैं, और हम आपस में एक दूसरे से इंटर
कनेक्टेड है विथ सम स्पेसिफिक रिलेशंस। ओके, सम स्पेसिफिक रिलेशंस। अच्छा, अब जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है क्वालिटी। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में किससे जुड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर कनेक्टेड मोर देन 1000 पीपल्स। हम अपनी लाइफ में हजारों लोगों से जुड़ते हैं, हजारों लोगों से। आपको शायद ये एहसास नहीं होगा कि आप अपने जीवन में दसियों हजार लोगों से जुड़े हुए हो, बट एट अ टाइम हम लगभग 100-150 मतलब एक नॉर्मल लाइफ में 100-150 लोगों को जानते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में हम अगर थ्रू आउट द लाइफ देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते थे, बेसिक एजुकेशन आप ले रहे थे 6वीं 7वीं 8वीं, तो मान लीजिए 1000 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते थे, तो 1000 में ज्यादा नहीं तो कम से कम 200-300 बच्चों को तो आप जानते ही थे कि हमारे स्कूल का बंदा है। और जहां आपने उससे कहा जहां कहा आपने ये हमारे स्कूल का बंदा है, वहां आप उससे कनेक्ट हो गए। वो बंदा भी जानता है कि हमारे स्कूल का बंदा है, आपको भी वो जानता है कि ये हमारे स्कूल का, और कुछ नहीं जानता कि इनका नाम क्या है, वो ये नहीं जानता इनकी हॉबी क्या है, वो ये नहीं जानता कि इनका इंटरेस्ट क्या है। ओके, बट ये जानता है कि ये हमसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, ये हमारे स्कूल में आते हैं। अपनी लाइफ में आप मोर देन 100 टीचर्स से जुड़ते हो, 100 से ज्यादा अध्यापकों से आपका कांटेक्ट होता है। ऐसे तमाम तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक दर्जी होता है, स्वीपर होता है, गेट कीपर होता है, ऐसे पोस्टमैन होता है, डिलीवरी बॉय होता है, ऐसे न जाने कितने लोगों से, शॉपकीपर्स होते हैं, ऐसे न जाने कितने लोगों से आप अपनी लाइफ में कनेक्ट होते हो। यानी आप उससे अपना एक रिश्ता जोड़ते हो, और जब रिश्ता जोड़ते हो तो रिश्ते के बीच में आता है वी, मैं अकेला नहीं हूं। दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो पूरी लाइफ इंडिविजुअल जीते हैं। वी आर नॉट द इंडिविजुअल एनिमल, हम इंडिविजुअल एनिमल नहीं हैं, वी आर द सोशल एनिमल। आप एक घर में बकरी पाल सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि वो बकरी या वो मुर्गी लाइफ टाइम अकेली रहे, बट यू कैन नॉट लिव लोनली। आप अकेले नहीं रह सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि इंसान को अकेला कर दिया जाए, बिकॉज नेचुरली वी आर नॉट बिल्ट फॉर दैट। हम नेचुरली इसलिए नहीं बने हैं कि हम अकेले जीवन जिए, हम रिलेशंस बनाते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटिटी, और नंबर नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस की क्वालिटी होती है, सारे रिलेशंस एक जैसे नहीं होते हैं। हम ये कहते हैं जब हम किसी टीचर से मिलते हैं तो कहते हैं आप हमारे फादर जैसे हो। इसका मतलब होता है कि फादर की वैल्यू कुछ ज्यादा ही होती है या कुछ अलग ही होती है। ओके, जैसा जो आपकी लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ रिलेशन आपके पेरेंट्स की होती है, आपके मदर फादर की होती है, वो क्वालिटी ऑफ रिलेशन आपका आपके शॉपकीपर से या उस बस में जिसमें फ्रिक्वेंटली आप आते जाते उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर से नहीं होती है। तो ऑन दिस ग्राउंड वी मेक अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। इस आधार पर हम अपने रिलेशंस का ढेर सारा ग्रुप बनाते हैं, कई सारे ग्रुप्स बनाते हैं। और सोशियोलॉजी में हम थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट, इस पूरे विषय में हम उन्हीं ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड नॉट ओनली वी मेक डिफरेंट या वेरियस ग्रुप्स, वी ऑल्सो गिव द नेम टू दैट दोज ग्रुप्स। हम उन ग्रुप्स को नाम भी देते हैं। सम ग्रुप्स आर कॉल्ड, कुछ ग्रुप्स को फैमिली कहते हैं, सम ग्रुप्स आर कॉल्ड किनशिप, किसी को हम नातेदारी कहते हैं। फैमिली अलग रिलेशंस है और रिश्तेदार अलग रिलेशन है। हम ये नहीं कह सकते अपनी मम्मी से, अपने भाई से कि तुम्हारे रिश्तेदार हो, और जीजा से हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे परिवार हो। ओके, ये नहीं कह सकते आप तो हमारे ही परिवार के नहीं। भाई आप हमारे परिवार के नहीं, आप हमारे रिलेटिव हो।
ओके अपने दोस्त को हम ये नहीं कह सकते। हाँ अभी ये अलग मैटर है कि हम बार बार उसको, फैमिली हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना कि हम ऐसा बोल देते आप तो हमारे परिवार जैसे हो, बट आप हमारे परिवार नहीं हो। हाँ ऐसे ही जैसे जैसे हमारा कॉलोनी है। अब हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं वहां 100 हाउसेज हैं, 100 घर हैं, और 100 घर में अगर हम एक एवरेज लेके चले तो हर घर में 2-3 लोग तो रहते ही हैं। तो लगभग एक हमारी सिर्फ हमारे सेक्टर में देयर आर मोर देन 300 पीपल, 300 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं, और ऑलमोस्ट सभी मुझे जानते हैं और मैं भी सबको जानता हूं। अगर सब मुझे जानते हैं तो लोग क्या कर, सबको मैं जानता हूं और सभी मुझे जानते हैं। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूं तो हर कोई से हाय हेलो होता है। ओके तो जब मेरे साथ कोई और जाता है तो क्या बोलते हैं वो कि सर आप तो बहुत सोशल हो। क्या हो? वही हो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, आप तो बहुत सोशल हो। और मेरे पड़ोस में एक और भाई साहब रहते हैं, जब वो निकलते हैं तो पड़ोस में जो मुझसे हाय हेलो करता है वो पूछता है ऐसे, ये भाई साहब। तब लोग कहते हैं आप घर से बाहर नहीं निकलते क्या? आपका इस कॉलोनी में किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है क्या? तो बोलते हैं हाँ मैं कम ही निकलता हूं, थोड़ा रिजर्व। तो क्या कहते हैं, ही इज अ वेरी अनसोशल होता है। समझे? सोशल और अनसोशल किससे डिफाइन हो रहा है? आपके रिलेशन से। आप किससे कितना मिलते हो, किससे कैसे रिलेशन बनाते हो, आप किससे कितना इंटरेक्ट करते हो, आपका क्वालिटी ऑफ रिलेशंस क्या है, इससे डिसाइड होता है कि आपके। अब ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी के 300 मेंबर्स को किसी ना किसी लेवल पर मैं बोलता हूं हम, ये मेरी कॉलोनी के लोग हैं, उनसे एक अटैचमेंट है। हो सकता है कॉलोनी में वो चीज समझ में ना आए, लेकिन अगर उनमें से कोई भी भाई साहब यहां से इंदौर जा रहे हैं और बस में बैठा मिल गया तो ये फील आता है कि इनसे क्या पर्दा है, तो अपने ही हैं, अपनी ही कॉल भाई सब जैसे अपन लोग हैं, है ना? समझे? तो इसका मतलब हम वहां भी जुड़े हुए हैं, अपनी कॉलोनी में भी हम कनेक्टेड है। ऐसे मेरे गांव में कुछ ज्यादा ही क्वालिटी रिलेशन बढ़ जाता है वहां। भाई कॉलोनी है, आज है यहां नहीं है, कल मकान बेच के चले गए। लेकिन नॉर्मली गांव में कोई मकान बेच के नहीं जाता। आ रही बात समझ में? मेरा गांव, मुझे वहां सबने बड़ा होते हुए देखा है, वहां मुझे सबने शरारत करते हुए देखा है। मुझे ही नहीं, वहां लोग मेरे पापा को भी जानते हैं, वहां लोग मेरे बाबा को भी जानते हैं। तो जो इंटीमेसी होती है ना, और डीप हो जाती है, डीप रूटेड हो जाती है, वो एक अलग ग्रुप बन जाता है रिलेशंस का। अब इनको हम क्या कहते हैं? गांव है, शहर भी है, गांव के अपोजिट अर्बन एरियाज भी हैं। अर्बन एरियाज में जब हम यहां से सपोज कर ले लुधियाना जाएं, पंजाब जाएं, वहां कहीं मिले हम आप में से किसी से भी, और ऐसे बात चल निकले, ओके, और बात ही बात में पता चले कि भाई साहब आप कहां से, सामने वाला बोले भोपाल से। अरे भोपाल में कहां से? बागसवनिया से। अरे वो वही तो मैं भी रहता हूं, कटर हिल्स पर। अच्छा आप तो पड़ोसी निकल गए, है ना? तो है ना कहीं एक फीलिंग, हम वी फीलिंग, मतलब वी फीलिंग बोले तो फीलिंग ऑफ ज्वाइंटनेस, कि हम कहीं ना कहीं से, कौन जोड़ रहा है हमें जोड़ कौन रहा है इन दोनों एग्जाम्पल्स में? रीजन, एक जगह जोड़ रही है। जब जगह के आधार पर, रीजन के आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, जब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना एक रिलेशन हम बताते हैं, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड, दैट ग्रुप, उस ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। समझे? ऐसे होता है। आप तो हमारे ऑफिस के हो, अब ऑफिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इनसे मिलिए, हमारे कलीग हैं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ओके।
ऑफिस में जब हम जुड़ते तो ऑफिस में क्या है, अब वहां फैमिली जैसा बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारा, कि है। रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन का नेचर चेंज हो जाता है। ऑफिस में जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन फॉर्मल हो जाता है, औपचारिक हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाता है। ओके, तो वो जो डीप रूटेड रिलेशन होना चाहिए, वो जो इंटीमेसी होनी चाहिए, वो ऑफिस में नहीं हो पाती है। हाँ, ये एक अलग मैटर है कि ऑफिस में भी अगर हम 20 साल 25 साल किसी ऑफिस से किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करते हैं तो वहां भी हम कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इनफॉर्मल रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम दोनों साथ में ही एक साथ ज्वाइन हुए थे जॉब में, तब से हमारी इनकी फिर धीरे धीरे हमारा फैमिली फ्रेंडशिप हो गया, हमारे बहुत अच्छे बहुत क्लोज हैं। तो हम इस तरह से वहां क्लोज हो जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट उसी के अंदर एक नया ग्रुप बन गया, ये क्या कहलाता है, ये पीर ग्रुप कहलाता है। ओके, फ्रेंड सर्कल कहते हैं इसको। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स। हमारे पास हमारी सोसाइटी में हमने ढेर सारे ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स ऑफ व्हाट, ग्रुप्स ऑफ रिलेशंस। और हर ग्रुप में हमारे रिलेशन का जो स्ट्रेंथ है, हमारे रिलेशंस की जो ताकत है वो एक जैसी नहीं है। हर ग्रुप में हमारे रिलेशन का पर्पस एक जैसा नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप हो गए। अगर मैं यहां पर अपना सिलेबस देखूं तो इस सिलेबस में मैं आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बता सकता हूं कि अभी इतनी डिस्कशन में हमने किन किन ग्रुप्स की बात की। देखिए, फैमिली इज अ ग्रुप, यहां वही ग्रुप है, ये किनशिप ग्रुप है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनेज, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप। ये क्या है, ये तीन ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है। यूरोप में जाओ तो इस तरह का ग्रुप नहीं मिलता है, वहां फैमिलीज होती हैं। वहां ऐसे पूछते हैं आप किस फैमिली से, तो कहते हैं हम स्टुअर्ट फैमिली से। फिर पूछते हैं आप किस फैमिली से, तो कहते हैं हम क्लिंटन फैमिली से। ओके, तो वहां ऐसी फैमिली चलती है। हमारे यहां जब हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप के सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी हमारे पूर्वज से जुड़े, तो एक ये भी ग्रुप है। ओके भाई, एक मेरा चाचा का लड़का है, चाचा के लड़के से मेरा क्या रिश्ता है, चाचा के लड़के से मेरा रिश्ता यह है कि वो मेरे परिवार का नहीं है, इज नॉट फ्रॉम माई फैमिली। परिवार की डिफिनेशन अलग है बिल्कुल। तो फिर क्या रिश्ता है, तो मेरे पिताजी के जो पिताजी और उसके पिताजी के पिताजी एक ही थे। तो हम किससे पास्ट में जाकर के हम रिलेशन की जो कनेक्टिविटी है, रिलेशन का जो कनेक्शन है, पास्ट में जाके खोज रहे हैं। तो उस बिहाफ पर ये तीन ग्रुप्स बनते हैं हमारे। ओके, क्या क्या, लाइनेज, क्लैन एंड गोत्र। अब वो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा और डीप होता चला जाता है कि गोत्र सबसे डीप रूटेड है। ओके, जितना डीप रूटेड होगा ग्रुप का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। नहीं समझे बात? कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे मैं अगर एक ट्री बनाऊं, फैमिली ट्री, फैमिली चार्ट बनाऊं, तो ये कोई पूर्वज हमारा, इस पूर्वज से दो हुए, फिर इससे दो हुए, फिर इससे दो हुए, ओके, फिर इससे दो हुए, ओके। आ रही बात समझ में? अब अगर हम यहां से रिलेशन बनाएंगे, हम अपने आप को यहां से कनेक्ट करेंगे तो ग्रुप का साइज बस इतना बड़ा होगा, और अगर हम यहां से कनेक्ट करेंगे तो हमारे ग्रुप का साइज इतना बड़ा होगा। तो जितना डीप रूटेड कनेक्टिविटी होगी हमारी, जैसे गोत्र कहां से आता है, वैदिक पीरियड से। कहां से आता है गोत्र? वैदिक पीरियड से आता है। वैदिक इरा में क्या होता था कि वी लिव इन अ ट्राइबल लाइफ, मतलब हम जो है कबीलाई जीवन जीते थे, कबीले होते थे हमारे, नोमैडिक होते थे हम।
कबीलों में अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते रहते थे, हमारा मूवमेंट चलता था। तो बेसिक हमारा प्रोफेशन क्या था, हमारी आजीविका, हमारा पेट कैसे हम भरते थे, उसके लिए हम गाय पालते थे। तो गाय गाय ग्रुप में पाला जाता था, मतलब एक एक बंदा अपनी अपनी गाय नहीं पालता था। एक्चुअली क्या होता था कि 10 परिवार मिलकर के, 10 फैमिली मिलकर के जो परिवार होता था, उसमें परिवार को कुल कहते थे। तो 10 कुल मिलकर के एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ कैटल्स, मतलब 10 परिवार मिलकर के 100 जानवरों की केयर किया करते थे, देख रेख किया करते थे। ओके, तो वो जो एक कुल के, मतलब एक 10 परिवारों का जो एक ग्रुप होता था, वो 10 परिवारों के ग्रुप सब अपनी गाय और गाय के बच्चों को, बछड़ों को एक ही जगह बांधते थे, मतलब एक ही जगह ग्रुप में रखते थे। ओके, और उस वो जो गाय रखने का गौशाला होती थी, उस गौशाला को नाम देते थे। तो गौशाला को क्या नाम देंगे, गौशाला को हम क्या नाम देंगे? तो गौशाला को नाम देने के लिए फिर एक तरीका हमने ढूंढा कि हमारे बच्चे भी होते थे, तो बच्चे पढ़ने जाते थे एक कुल में, एक ब्राह्मण का कुल होता था जो हमारे बच्चों को पढ़ाता था। उस फैमिली को जो हमारे बच्चों को पढ़ाता था, एक परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो उन सारे 10 परिवारों के बच्चों को पढ़ाता था जिनके गाय एक ही गौशाला में बांधे जाते थे। अब वो गुरु का नाम, जो गुरु है जो 10 परिवारों के बच्चों को पढ़ा रहा है, मान लीजिए उस गुरु का नाम अत्री। ओके, तो वो क्या है, वो अत्री का जो कुल है वो गुरुकुल है। तो इसी के नाम पर हम अपनी जो गौशाला है, गौशाला का नाम रख देंगे अत्री गौशाला। अब ये जो 10 बच्चे हुए, 10 बच्चों, जहां 10 एक गुरुकुल से जुड़े हुए 10 बच्चे, उनके परिवार आपस में एक गोत्र के परिवार हो गए, क्योंकि उनकी एक ही गौशाला वो शेयर करते हैं। अब फिर ये धीरे धीरे यहां से 10 निकले और ब्रांचेज आगे बढ़ती चली गई। आज लगभग 3,500-4 हजार साल पुरानी बात है। आप समझ सकते हैं कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ी। ओके, अमूमन 100 साल में लगभग 4 जनरेशन आगे बढ़ती है। तो अगर हम 1,500 साल, 2,000 साल की बात करें, मतलब 3,000 साल की बात करें, तो 12,000 पीढ़ियां आगे बढ़ी। तो इस तरह से हमारा जो गोत्र है अब, यानी जैसे मेरा गोत्र बोलूं, मेरा गोत्र है वत्स गोत्र। तो मेरा वत्स गोत्र ऐसा नहीं है, रीजनल है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो सकता है मेरे गोत्र का बंदा आपको साउथ इंडिया, तमिलनाडु में मिल जाए, मैं जानता भी नहीं हूं, बट ही इज कनेक्टेड, वो मुझसे जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है? जब हम कभी मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से परिचय बनाएंगे, एक दूसरे से जान पहचान बनाएंगे, तब हम कहेंगे अच्छा हमारा आपका कनेक्शन तो वैदिक पीरियड से है। हमारे आपके कभी 4,000 पीढ़ी पहले हमारे आपके माँ बाप एक ही गौशाला में अपनी गाय रखते थे, और हमारे आपके बच्चों को एक ही गुरु ने पढ़ाया है। तो हम सब वत्स ऋषि की औलाद है, हम सबको। अच्छा ध्यान देना, औलाद जब मैं बोल रहा हूं यहां ना, तो औलाद 2 तरह का होता है। ये भी बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। औलाद का मतलब होता है किसने पैदा किया, जिसने पैदा किया हम उसकी औलाद होते हैं। ओके, तो हमारे यहां जन्म जिसको कहते हैं ना, जन्म एक नहीं होता है। हमारी सनातन संस्कृति में हम 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार हम किसी योनि से पैदा होते हैं, मतलब किसी महिला की वेजाइना से हम जन्म लेते हैं, तो एक जन्म ये हो गया, और दूसरा जन्म होता है हम किसी गुरुकुल से जन्म लेते हैं। तो जो बंदा गुरु के यहां जाकर के जिसने शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त की, वो शूद्र कहलाता है, और बाकी जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली, वो द्विज कहलाता है। द्विज मतलब जो 2 बार हो जन्मा। तो गुरु के यहां भी हमारा जन्म होता है। तो हम किसकी औलाद हैं? अब आप 2 नाम बता सकते हो, अपने मां बाप का नाम भी ले सकते हो और मेरा नाम भी ले सकते हो। मैं भी आपके पिता तुल्य हूं, क्योंकि मैंने भी आपको पैदा करने में
ग्रो करने में हेल्प की है। हमारे यहां यही कहा जाता है। ओके, समझे? श्री कृष्ण भगवान के 3 मां बाप हैं, आपको पता? श्री कृष्ण भगवान के 3 मां बाप हैं। एक उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट देवकी और वसुदेव। ओके, इसके बाद एक मां बाप हैं जिन्होंने ले आए। ओके, ले आए और उन्हें पता था कि वो उनके नहीं हैं। ओके, बड़े नटखट थे कृष्ण कन्हैया, बड़ी शरारत करते थे और मम्मा ने फुल छूट दे रखे थे, पूरी तरह से पूरी छूट दे रखे थे। तो 14 साल तक उन्होंने पूरी मस्ती की। ओके, गोपालक यानी गोपाल होता है, गोपाल मतलब कहते हैं जो गाय को पालता है, और उसके घर की महिलाओं को गोपी कहा जाता है। ठीक, यानी गोपालकों के घर की महिलाओं को गोपी कहा जाता है। तो नॉर्मली गोपी से हम क्या सेंस लगा लेते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में एक नैरेटिव, गोपी मतलब जो रास रचा रही हो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान के साथ श्री कृष्ण भगवान की प्रेयसी हो, उनकी गर्लफ्रेंड हो, जैसा नहीं। गोपी मतलब 60 साल की बुजुर्ग भी गोपी होती है। ओके, और 16 साल की यौना भी गोपी होती है, सभी गोपी हैं। तो किसी गोपी के कपड़े उठा लाए, किसी गोपी का मटका फोड़ दिया। ओके, समझे? किसी गोपाल की धोती खोल के भाग लिए। यही सब श्री कृष्ण भगवान करते थे। श्री कृष्ण रह जाते जिंदगी भर, श्री कृष्ण जिंदगी भर, जीवन भर श्री कृष्ण रह जाते अगर उन्हें नहीं मिलते। कौन? सांदीपनी। कौन? गुरु सांदीपनी की नजर पड़ गई एक बार। गुरु सांदीपनी गए थे ब्रज। ओके, और वहां उनकी नजर पड़ गई श्री कृष्ण पर। श्री कृष्ण का टैलेंट देखा उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने उनके पिता से, यानी जो सोशल फादर थे, सामाजिक पिता थे, ओके, नंद बाबा और यशोदा मां, उनसे बात की कि आपके बच्चे में तो बहुत हुनर है, इसे 3 साल के लिए कोर्स है हमारा यूपीएससी का, करवा दीजिए, है ना? तो ले जाएंगे, हम हॉस्टल में रखेंगे, उसकी टेंशन नहीं है बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा आपकी कोचिंग है कहां? तो उन्होंने कहा सांदीपनी क्लासेस, उज्जैन। ठीक, और साहब लेके चले आए। वो दिन था और आज का दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद, मतलब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन आए, उसके बाद बांसुरी नहीं पकड़ी उन्होंने। ठीक, बांसुरी छोड़, हाथों में, जिन हाथों में बांसुरी बजती थी ना, उन हाथों में चक्र आ गया, चक्र धारण करने लगे अब वो। ठीक, तो ये प्रतीक होता है आपके ग्रोथ का। बांसुरी बजाने वाला, समझे, नटखट हो सकता है। ओके, चक्र धारण करने वाला रक्षक हो सकता है, और रक्षक तभी होता है जब वो कैपेबल हो। पहले आप रक्षक बाद में बनोगे, पहले आप अपनी रक्षा तो कर लो, और अपनी रक्षा करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। और लायक हमेशा सांदीपनी बनाते हैं, लायक हमेशा गुरु बनाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से बच्चा मेरे, क्या ये हो गया हमारा गोत्र। क्लैन होता है, क्लैन होता है, ओके, और लाइनेज होता है। इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लीजिए। क्लैन मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। ये हो गया गोत्र, गोत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं कहां? इसके बाद आते हैं वंश पर। वंश पर आते हैं, मैं अपना वंश बताता हूं। देखिए, मैं अपने वंश की बात करता हूं। मैं हूं, मैं जहां से आया हूं वो है मेरे मां बाप। 2 लोग ने मिलकर मुझे पैदा किया है। मेरे पापा हैं और मेरी मां है। ओके, ये जो मेरे पापा हैं, इन्हें भी 2 लोगों ने मिलकर पैदा किया है। ये इनके पापा, फादर, और ये इनकी मदर, और मेरी मां को भी 2 लोगों ने मिलकर पैदा किया है। ये इनके मदर, ये फादर। ऐसे ही हम और पीछे बढ़े जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक काम चल जाएगा। ओके, अब मुझ पर डिपेंड करता है ना, मेरे पास 2 चॉइस है कि मैं अपने आप को किससे जोड़ूं।
हर इंसान के पास दो चॉइस होती है कि वो अपने आप को किससे जोड़े। ओके, आ रही बात समझ में? चलिए दूसरे एग्जांपल से बताता हूं मैं इस चीज को। ये चॉइस, जो चॉइस की, जिस चॉइस की मैं बात कर रहा हूं, सबके पास होती है। अब एक स्पेसिफिक बंदे के पास चलते हैं। उस बंदे का नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी के पीछे फिर वही बनाते हैं। राजीव गांधी के एक मम्मी एक पापा, इधर मदर इधर फादर। राजीव गांधी की मम्मी का नाम इंदिरा, दैट इज इंडिया। ओके, और इनके पापा फिरोज गांधी। ओके, फिरोज गांधी के फिर मदर फादर आई डोंट नो, अननोन है, हम नहीं जानते कि इनके मदर फादर कौन है। इनके मदर फादर को हम जरूर जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की मां का नाम कमला देवी और श्रीमती इंदिरा गांधी के पापा का नाम जवाहर लाल नेहरू। फिर आगे चलते हैं। कमला देवी का नहीं पता है मुझे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के मदर का नाम नहीं पता है मुझे, फादर का नाम पता है मोतीलाल नेहरू। ओके, फिर वापस चले आते हैं हम राजीव गांधी पर। ठीक, हमने राजीव गांधी से पूछा कि भैया बताओ, आप अपने आप को, आपके पास यहां से दो रास्ते हैं, यहां खड़े हो जाओ, ओके, और यहां खड़े होके गाना गुनगुनाओ आप। आ रही बात समझ में? क्या मैं कहां जाऊं होता नहीं मुझको पता, एक तरफ इसका घर एक तरफ है मैं कदा। नहीं, मतलब एक तरफ ये घर है एक तरफ ये घर है, मैं किस घर से खुद को जोड़ूं? तो राजीव गांधी जी के पास जब चॉइस आई तो उन्होंने अपने आप को मां के घर से जोड़ा। समझे? तो राजीव जी की फैमिली, राजीव की बात करता हूं मैं, राजीव जी की फैमिली कैसी है? मात्र वंशीय। राजीव ने अपनी मां का सब कुछ लिया। सब कुछ का मतलब उनका नाम लिया, उनकी पहचान ली, पापा की पहचान नहीं ली। उस खुद को फिरोज गांधी की फैमिली से नहीं जोड़ा। इवन इस कंट्री में आधे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि राजीव के पापा का नाम क्या है। राजीव की मदर का नाम लिया उन्होंने। आगे चलते हैं, इनके भी बच्चे हुए। अब इनके बच्चे हुए दो राजीव जी के। पहले इनकी पत्नी का नाम रख देते हैं, इनकी पत्नी का नाम सोनिया। इनके बच्चे हुए दो, एक का नाम राहुल और एक का नाम प्रियंका। ओके, जब हमने राहुल से बात की कि भैया तेरे पास भी दो ऑप्शन है यार, तू खुद को मम्मी से जोड़ेगा कि पापा से? तो राहुल ने कहा मम्मी से जोड़ने में फायदा नहीं है, मम्मी से नहीं जोड़ता मैं, तो पापा। तो वंश, इसको हम कहते हैं वंश। ठीक, नाम से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर एवरीथिंग जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो हमारे पास दो चॉइस होते, किसका हम अडॉप्ट करें, मम्मी का कि वही इनका देख लो, इनका देख लो। ये प्रियंका गांधी है, ओके, इनका बच्चा या बच्ची जो भी है कि नहीं है, है शायद है, प्रियंका का बेटा है। ओके ओके, जब इसके प्रियंका के हस्बैंड हैं, क्या नाम उनका, कौन, वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा है। अब इनका जो भी बच्चा, ऑब्वियसली रॉबर्ट वाड्रा कितने भी बड़े इंसान हो, लेकिन यहां ये फैमिली में मां की पहचान इधर से, यानी वो बच्चे की पहचान हमेशा ये बताएगा बच्चा मैं इंदिरा फैमिली से हूं मैं, जबकि इंदिरा और गांधी फैमिली से उस बच्चे का दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो वाड्रा फैमिली से है, लेकिन वाड्रा फैमिली से अपनी आइडेंटिटी नहीं देगा। ओके, तो समझे? तो वी हैव टू चॉइसेस कि हम अपने एंसेस्टर्स में जो हमारे पास दो लाइनेज हैं, दो लाइनेज, दीज आर कॉल्ड लाइनेज। ये दो शाखाएं हैं, उज्जैन जाए कि दिल्ली जाए, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो ट्रैक चल रहे हैं। उनमें एक ट्रैक होता है मदर और एक ट्रैक होता है, अब लाइन्स है, ये दो लाइन्स हैं, तो लाइनेज, वंशावली,
मां की कि पिता की। ओके, तो हमारे पास चॉइस होती है मातृवंशीय और पितृवंश, मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल, और उसी से जुड़ा बहुत कुछ चलता है। मैट्रीलिनियल और पैट्रीलिनियल से फिर जुड़ा क्या चलता है, पैट्रियार्कियल, मैट्रियार्कियल। अगर हमने मां का लिया है सब कुछ, तो मां का डिसीजन मेकिंग में रोल होगा। आ रही बात समझ में? भाई हमारा बच्चा है, उसकी मां कमा रही है, पापा अर्निंग नहीं कर रहे हैं मान लो, तो घर में किसकी चलेगी, मम्मी की चलेगी। सारे डिसीजंस कौन लेगा घर में, मां का निर्णय ही सारे निर्णयों के ऊपर ओवर रूल्ड होगा। तो इस जब डिसीजन तक बात आ जाती है, ओके, जब बात डिसीजन की होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्कियल। आर्की मीन्स होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो मैट्रियार्कियल, पैट्रियार्कियल, नॉर्मली जो जहां मैट्रिलिनियल फैमिलीज होती हैं वहां मैट्रियार्कियल स्ट्रक्चर पाया जाता है। आर्कियल मीन्स पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, मां की चलती है कि पापा की चलती है। आफ्टर दैट एक तीसरा चीज होता है मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल। क्या ये तीनों लाइनेज से रिलेटेड हैं। पैट्रिलोकल, मैट्री, ये जो रॉबर्ट बाड्रा, प्रियंका बाड्रा का बेटा है, इसको कौन सा घर ज्यादा पसंद है, इसको कौन सा, ये नानी के घर ज्यादा जाना पसंद करेगा या दादी के घर ज्यादा जाना पसंद करेगा? ओके, किस घर से खुद को कनेक्ट करेगा, अपने दोस्तों को कौन सा घर बताएगा कि यही वाला घर मेरा है? ऑब्वियसली राहुल गांधी का घर बोलेगा मैं इस फैमिली से हूं, बाड्रा फैमिली को नहीं बताएगा वो, और बाड्रा के चाचा वाचा को, उसके भाई चाचा वाचा तो कोई जानेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो ये तीन कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं। क्या क्या करते, क्या रोल क्या है? रोल है ये आइडेंटिटी देते हैं हमें, आइडेंटिटी हम बताते हैं गर्व के साथ कि मैं, बोलते ना मैं बोहरा फैमिली से हूं। कौन बोहरा? अरे आप नहीं जानते, मोतीलाल बोहरा गवर्नर थे, हमारे नाना थे। कोई नहीं टोकता ना। दादाजी के बारे में बताओ, दादाजी के बारे में नहीं बताएं क्योंकि दादाजी चपरासी थे। बात समझे ना? हमारी चॉइस होती है, तो हम अपनी आइडेंटिटी उसी से देते हैं ना जो डोमिनेंट होता है दोनों में। ओके, तो ये आइडेंटिटी देती है, इसी से ट्रांसफर ऑफ पावर डिसाइड होता है कि सत्ता किधर से किधर जाएगी। ठीक, यहां एक बंदा है राहुल, ओके, ये कोशिश कर करके मान लो मर जा रहा है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बना पा रहा है, तब भी कुछ नहीं बना पा रहा है। तमाम मतलब एन केन प्रकार, अब तो साम दाम दंड भेद, देश मिट जाए, देश पे आग लग जाए, बस किसी तरह से मम्मा की नजरों में एक बार प्रूफ हो जाओ, मम्मा के जीते जी ना, मां का सपना पूरा हो जाए, बेटा पीएम बन गया। नहीं, हमारे गांव में एक बंदा था, उसका नाम वाम नहीं लूंगा, बेचारा 10 साल 10वीं में फेल हुआ, 10 साल फेल हुआ। 10 साल का मतलब सारे जतन करके देख लिए। पहले 3 साल तो, अब पता नहीं अब नियम है कि नहीं है, पहले ऐसा नियम था कि 3 साल ही आप एग्जाम दे सकते थे, उसके बाद फिर खत्म, इसके बाद प्राइवेट दे सकते थे, तो प्राइवेट भी दिया उसने। फिर एक और स्कूल चलता था, पैरेलल इनफॉर्मल स्कूल चलता था, संस्कृत महाविद्यालय, मतलब वहां खाली फॉर्म भर के चले आओ, सब पास हो जाते थे। लेकिन वो बंदा पप्पू फिर भी फेल हो गया। तो ये वैसा ही है, 10 बार फेल हो गया बच्चा, लेकिन फिर भी बच्चे की जिद, बालपन की जिद है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये देश बर्बाद कर देगा बंदा, लेकिन कुर्सी चाहिए इसे, इससे ज्यादा लायक है ये, इससे ज्यादा लायक है, लेकिन ना ये और ना इसके हस्बैंड को। ध्यान रखना, बहुत मुश्किल से अभी प्लानिंग चल रही है कि वायनाड से लड़ाएंगे प्रियंका गांधी को। लड़ ले तब समझो, अगर लड़ ले तब समझो, इस बीच में हो सकता है माथा पलट जाए। मतलब बहुत डोमिनेंट, बहुत ही मतलब जितना मौका राहुल को मिला उतना मौका अगर प्रियंका गांधी को मिलता ना, तो कांग्रेस अब तक न जाने कहां होती।
प्रियंका गांधी में एक बाय बर्थ लीडर सोया हुआ है, लेकिन नहीं मौका मिला। ओके, बिकॉज दिस इज द पैट्रियार्कियल फैमिली। तो आर्कियल क्या डिसाइड कर रही है? पावर का ट्रांसफर कैसे होगा, ये रेजिडेंस डिसाइड करती है। क्या? आइडेंटिटी, पावर, रेजिडेंस। कहां रहेंगे? मामा घर रहेंगे कि रिलेटिव? जो किनशिप होते हैं ना, हमारा किनशिप में प्राइमरी कौन होंगे, सेकेंडरी कौन होंगे? मतलब हमारे रिश्तेदारों में मौसी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी लाइफ में, मामा का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, चाचा का इंपॉर्टेंस होगा, बुआ का इंपॉर्टेंस होगा। अलग अलग फैमिलीज होती है ना, और इसी से डिसाइड होता है। अगर आपकी लाइफ में आपके नाना का डोमिनेंट रोल है, नाना नानी ने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो मौसियों का रोल ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ज्यादा हो जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये हमारा लाइनेज डिसाइड कर रहा है। इसी से डिसाइड होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी से इनहेरिटेंस डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है कौन? लाइनेज। तो क्या क्या हो गया? एक हो गया कुल, सॉरी एक हो गया गोत्र, और एक हो गया वंश। लाइनेज, समझे? लाइनेज किसे? दो ही तरह का लाइनेज हो सकता है, ध्यान रखें। गोत्र टोटल गोत्रों की संख्या में अगर ब्राह्मणों की बात करूं, ओके, ब्राह्मणों में कुल 16 गोत्र हैं, क्या? और उन 16 में से हम कोई एक से होते हैं। उनमें 3 गोत्र जो हैं वो बहुत सुपीरियर माने जाते हैं, और 13 गोत्र इंफीरियर माने जाते हैं। और इसीलिए जब सबसे पहले आप बताते हो कि हम ब्राह्मण हैं ना, तो सामने वाला पूछता है 3 में कि 13 में, 3 में कि 13 में, समझे? तो कहते नहीं नहीं भाई 3 में हैं हम, 13 में नहीं है, समझे? तो ये हो गया गोत्र। तो गोत्र 16, वंश 2, वंश 2, सिर्फ 2, ठीक? क्या क्या? मात्र और क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आप खुद का पहचानो, आपके यहां क्या चलता है? मैट्रिलिनियल है या पैट्रिलिनियल है? ऑब्वियसली पैट्रिलिनियल है। पहचानने का एक जरिया और होता है, उसको भी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। मेरी शादी हुई, तो जिस लेडी से मेरी शादी हुई उनका नाम बबीता भट्ट, ओके, और मेरा नाम CM मिश्रा, ठीक? हम दोनों ने मिलकर के एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम श्री। अब क्या चलता हमारे, पैट्रिलिनियल की मैट्रिलिनियल? ये इससे तय होगा कि इस बच्चे के पास ये सफिक्स जोड़ता है या ये जोड़ता है। तो नाउ सी इज श्री मिश्रा। तो ये क्या सिंबॉलिक है? ये क्या शो कर रहा है? ये क्या बता रहा है कि पैट्रिलिनियल है। सरनेम, अगर मां का सरनेम मिला है तो मैट्रिलिनियल है, पापा का सरनेम मिला है तो, आ रही बात समझ में? तो वो क्लियर। हमारी कंट्री में, हमारे देश में ऐसे तो नॉर्मली वी हैव द फैमिलीज ऑफ पैट्रिलाइनेज, मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर फैमिलीज जो है, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए कुछ, तो पैट्रिलिनियल ही होती है, मैट्रिलिनियल नहीं होती। माँ को हमने देवी बना दिया है बस, बाकी नाम वाम यूज नहीं करते उसका, ओके। माँ की सिर्फ पूजा की जाती है कि पापा का नाम, पापा का सब कुछ चलता है। बट एक फैमिली है नायर फैमिली, नायर फ्रॉम माला बार ऑफ केरला। ये फैमिली जो है मैट्रिलिनियल एंड मैट्रिआर्कियल फैमिली है। मैट्रिलिनियल एंड मैट्रिआर्कियल, मां का ही नाम होता है, पापा का नाम ही नहीं होता इसमें। इसके अलावा, इनके अलावा एक फैमिली है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय एक स्टेट है, मेघालय में एक ट्राइब है गारो, मतलब ये 3 ट्राइब्स
एक साथ मेघालय में पाई जाती है, गारो, खासी एंड जयंतिया, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में होती है भील, गोंड और बैगा। ओके, तो ऐसे वहां मेघालय में गारो, खासी एंड जयंतिया पहाड़ ट्राइब्स पाई जाती हैं। इन्हीं के नाम पर 3 हिल्स का नाम भी है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। इनमें से जो गारो ट्राइब है, गारो जनजाति है, मैट्रिलिनियल है। ओके, तो लाइनेज समझ में आ गया। और क्या समझ में आ गया आपको? और समझ में आ गया गोत्र। गोत्र का साइज ज्यादा बड़ा होता है। लाइनेज हम अपने जो अपनी चैन है एंसेस्टर्स की, उसमें हम किस ब्रांच से खुद को जोड़ते हैं, ये डिसाइड करता है लाइनेज। एंड नेक्स्ट वन इज, जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट, एक तीसरा ग्रुप भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कुल। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कुल मीन्स नथिंग अदर देन अ बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार। समझिए इसको, एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण से समझिए। अब कुल समझने से पहले हमको फैमिली समझनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द फैमिली? परिवार क्या है? व्हाट इज द फैमिली? ओके, तो फैमिली को जब डिफाइन किया जाता है, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने डिफाइन किया है कि फैमिली इज एमबीबीएस। एमबीबीएस मतलब होता है क्या? मियां बीबी बच्चे सहित, मियां बीबी बच्चे सहित जो ग्रुप बने, यानी इनको मिलाकर जो ग्रुप बने, मियां बीबी बच्चे। अब मैं अपने परिवार के ऊपर आता हूं। मेरा जो परिवार है, मेरी जो फैमिली है, उसमें मैं मीन्स CM मिश्रा इज मियां, मतलब वो मियां, वो वाला मियां नहीं जो असम वाले मुख्यमंत्री बोलते हैं मियां, ओके, वो नहीं। हाँ, ये मियां, और मेरी वाइफ इज बीबी, और मेरी इकलौती बेटी। दिस इज माई फैमिली। ओके, ये मेरा परिवार है। लेकिन एक परिवार और है मेरा, बट वो मेरा नहीं है, मतलब आई एम द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। वो मेरा परिवार नहीं है, मैं उस फैमिली का सदस्य हूं। तो वो कौन सा परिवार है? एक परिवार और। यहां आ जाते हैं मेरे फादर प्लस मेरी मदर, मेरी मां। ओके, और इनसे पैदा होते हैं 2 बच्चे। एक मैं हूं, यहां आ गया, और एक मेरा ब्रदर, मेरा भाई है। इज इट ओके? समझे? तो आई CM मिश्रा हैव 2 फैमिलीज, मेरे 2 परिवार हैं। तो दिस फैमिली, जिस फैमिली का मैं मेंबर हूं, द फैमिली फ्रॉम विच आई एम कनेक्टेड, ओके, द फैमिली टू विच आई एम ओनली अ मेंबर, दैट इज नॉट माई फैमिली अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ना। कोई बुरा मत मानना इस चीज को, कैसे सर है अपना माँ बाप कर रहे हो, मेरा परिवार नहीं। सोशियोलॉजी के शब्दों में, सोशियोलॉजी के डिफिनेशन में, वो मेरे माँ बाप का परिवार है। ओके, मेरे माँ बाप के परिवार में 4 सदस्य हैं, मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे। ठीक है? ओके, और ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार में 3 मेंबर्स हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। ओके, सिमिलरली मेरे भाई के परिवार में भी 3 लोग हैं, भाई, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा। ओके, तो दिस फैमिली, फिर से अगेन मैं इस चीज को रिपीट करना चाह रहा हूं कि आई हैव 2 फैमिलीज। एक को मैं अपना परिवार कहता हूं और एक का मैं मेंबर हूं। ठीक, इस जिसका मैं मेंबर हूं उस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, और जिसको मैं अपना कहता हूं उसमें टोटल 3 लोग हैं। जिसका मैं मेंबर हूं उसके 4 जो अदर मेंबर्स हैं, उसमें मेरे मदर हैं, मेरे फादर, फादर, मैं खुद और मेरा भाई। और यहां मैं हूं, मेरी पत्नी है और हमारी बिटिया।
तो दिस ग्रुप, ये जो स्मॉल सा ग्रुप है फैमिली में भी, ये जो स्मॉल सी फैमिली है मेरी, दिस इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। एंड दिस फैमिली जिसका कि मैं मेंबर हूं, दिस इज द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ओके, समझे बात? तो वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन जिसने शादी ब्याह किया है। ओके भाई, जो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, सलमान खान, उसके पास सिर्फ एक ही परिवार होगा, वरना बाकी जिसकी शादी होती है, जिसके बच्चे होते हैं, वो दो परिवारों से अपनी लाइफ में कनेक्ट होता है। एक फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स अपने पेरेंट्स की फैमिली, और प्रोक्रिएशन मीन्स जिसमें वो खुद पेरेंट बनता है। ओके, आ रही बात समझ में? हाँ, अब यहां से फिर इसको अगर समझ लिया हो आपने तो इसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर से मैं चलता हूं आए। अब यहां आ जाते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरी मदर और मेरे फादर, और फिर हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें मदर की लाइनेज को, ओके, हम अपनी फैमिली में नहीं गिनते, फिर वो हमारे रिलेटिव हो जाते हैं। मतलब मदर की लाइनेज मतलब क्या हुआ, इससे मां से आगे नहीं बढ़ते हम, मामा नाना ये सब हमारी फैमिली के मेंबर नहीं है, दे आर और रिलेटिव्स। लेकिन यहां पापा से हम आगे बढ़ते हैं, तो पापा से फिर कहां बढ़ते हैं, दादा एंड दादी। ओके, और दादा दादी तक ही हम कनेक्टेड नहीं होते, दादा दादी के और भी बच्चे हैं। तो मेरे फादर के भाई यानी मेरे अंकल, मेरे चाचा, ओके, चाचा प्लस चाची। इट मे बी पॉसिबल कि एक चाचा और हो, एक चाचा और हो। इसमें मेरी बुआ भी शामिल होती हैं, मेरी बुआ भी इसमें रहती हैं, बुआ, बट मैरिड नहीं, अनमैरिड। जब तक वो अनमैरिड है तब तक हमारी फैमिली में है। जहां वो मैरिड हो जाती हैं, हम लोग मिश्रा हैं, शादी के बाद तिवारी हो जाती हैं वो। अब हम कहते हैं जाओ तो अपने परिवार में दे बहनी, हमारी भाषा में हम ऐसे बोलते, जाओ अपने घरे जाओ बहनी। ओके, उनका बच्चा आता है, हाँ, वो लगता ही नहीं अपने फैमिली का है, उसको ऐसे बोलते हैं तिवरिया। सही कह रहा, ए सुकुलवा, ए सुकुल महाराज, मतलब इतना फॉर्मल वे में लेते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ए सुकुलवा, ए तिवरिया, मतलब ये तिवारी घरे, ए तिवारी के तो रीति रिवाज है बिल्कुल अलग भैया, मतलब इनके घरे, अपने ही बेटी बहन को हम ऐसे बोल, इनके घर, इनके यहां, मतलब अब ये अब हमारी नहीं रही, इनके। तो जब तक वो मैरिड है, जब तक वो अनमैरिड है, तब तक हमारे परिवार में है। ओके, समझे? हाँ कि नहीं? अच्छा, इसके बाद क्या है, इनके बच्चे, इन सब के, इसके नहीं, बुआ के नहीं, बुआ बच्चे वाली हुई तो फिर चली जाएगी ना, हमारी फैमिली बाहर हो जाएगी वो, इसलिए बच्चे नहीं करने बुआ के। हाँ, बट इधर चाचा के बच्चे, चाचा के बच्चे, दूसरे चाचा के बच्चे, इस तरह से ये बड़ा फैमिली बन गया। ठीक, और ये सब एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक, एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं मैं। देखिए कैसा, दादा प्लस दादी, ठीक, इनके 3 बच्चे, चाचा, पापा एंड सेकंड चाचा, हाँ ताऊ रख लो, चाचा, चौथा बच्चा भी कर देता हूं बुआ। ठीक, इनके चाचा चाची को अपन नहीं काउंट करते हैं, मतलब काउंट कर लेंगे बट चलिए कर ही लेते हैं, चाची। फिर इनका 2, एक लड़का और एक लड़की, हम 2, वी एंड माय ब्रदर। ये चाचा
के भी 2 बच्चे कर लेते अपन, एक लड़की, और ये हुआ अनमैरिड है। तो दिस इज अ बिग फैमिली जो एक ही छत के नीचे रहती है। ओके, जो एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही छत के नीचे रहने का मतलब एक ही घर है। क्या है? एक ही घर है, एक ही छत के नीचे रहती है। क्लियर? ओके। क्या कौन रहती है एक ही छत के नीचे? कई परिवार। एक परिवार ये, एक परिवार ये, एक परिवार ये, 3 परिवार हो गए, और एक परिवार ये, 4 परिवार हो गए। जहां 4 फैमिलीज एक ही छत के नीचे रहती है। एक बात ठीक है, एक ही किचन में बना हुआ भोजन करते हैं। दूसरी बात, और पूजा पाठ के लिए इनके पास एक ही पूजा स्थल होता है। तब ये दे आर कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट हुआ, बट जरूरी नहीं कि हमेशा ज्वाइंट रहे, घर में बंटवारा होता है। एक समय बाद बुआ चली जाती है शादी ब्याह के, ये भाई सब अलग हो जाते हैं। चाचा ने अलग घर बनवा लिया, दूसरे चाचा ने अलग घर बनवा लिया, पापा ने अलग घर बनवा लिया, बट फिर भी हम तीनों अलग अलग 3 घरों में रहते हैं। 3 अलग अलग पूजा पाठ है, हमारे घर में अलग अलग खाना बनता है, 3 जगह 3 रसोई बनती है। बट इसके बावजूद भी हम कहते हैं ये हमारा कुल है, ये हमारा परिवार है। ओके, तो समझे? तो ज्वाइंट फैमिली ही कुल है। कुल इज इवन तो ऋग्वेद में ज्वाइंट फैमिली तो अंग्रेजों की देन है, ज्वाइंट, क्योंकि वो नहीं होते थे ज्वाइंट। हम तो जानते ही नहीं थे ज्वाइंट क्या होता है, क्योंकि हम तो ऑलवेज पैदाइशी ज्वाइंट होते थे। हमारा तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारा तो पैदाइश ही ज्वाइंट फैमिली में होती थी, और जीवन भर हम ज्वाइंट फैमिली में ही जीते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा ये अजीब है यार, हमारे यहां तो ऐसा होता ही नहीं। एक उम्र के बाद माँ बाप भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना? एक उम्र के बाद तुम्हारे मम्मी पापा भी अलग अलग हो गए। और पापा को हम बोलते थे मिस्टर हैरिस, हाउ आर यू? हाँ, नहीं, यहां तो अजीब चलता है, 70 80 लोग एक फैमिली में रहते हैं। तो उन्होंने कहा इट इज ज्वाइंट फैमिली, वरना हमारे यहां तो कुल चलता था। क्या होता था? कुल। लेकिन जब अंग्रेज आए उसके बाद से हमारे यहां भी ये सब वायरस आ गया, और हम भी अलग अलग होने लगे। हमारे यहां भी हम कहने लगे भाई इतना बड़ा परिवार मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है यार आजकल की इस महंगाई के जमाने में, है ना? तो हम अलग अलग हो गए। लेकिन अलग अलग हुए हैं, हमारे सेंटिमेंट्स अलग नहीं हुए हैं। हमारे चाचा लगभग 15 साल से 20 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन आज भी फोन करते हैं ना वो, तो ऐसा ही लगता है जैसे अपने पापा फोन कर रहे हैं। ओके, उन कंधे पर ऐसे हाथ रखते हैं वो, तो ऐसा ही लगता है जैसे पापा ने हाथ रखा है। मतलब हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारे घर से अलग नहीं है। हम लोग टोटल चाचा के बच्चों को भी मिला दिया जाए तो हम लोग टोटल 4 भाई हैं। वी आर 4 ब्रदर्स। और कभी भी किसी कामकाज में मेरा जो सगा वाला भाई है उससे ज्यादा सगा लोग चाचा के बच्चों को जानते हैं कि ये इनके भाई हैं। तो हम कभी भी ये भाव विकसित ही नहीं कर पाए कि हम अलग अलग हैं। तो व्हाई? बिकॉज दिस इज माई कुल, ये मेरा कुल है, ये मेरा परिवार है। तो यू कैन से, अंग्रेजी में और कोई शब्द नहीं है इसके लिए, यू कैन से इट इज एक्सटेंडेड फैमिली। क्या? एक एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में डिफिनेशन स्पेसिफिक है, एक घर चाहिए, एक ही घर चाहिए, एक ही रसोई चाहिए, एक ही पूजा घर चाहिए। लेकिन यहां ये अलग अलग है रसोई घर, ये अलग अलग छत है, ये अलग अलग पूजा घर है। ओके, तो क्या क्या देख लिया हमने? देखिए कितनी चीजें एक झटके में समझ ली हमने। एक मिनट बैठ जाइए। एक चीज हमने जान लिया कि ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार क्या है। ओके, हमने जान लिया फैमिली क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है बस। फिर आपसे ज्वाइंट फैमिली की अलग डेफिनेशन होगी, ओके, और फैमिली की अलग डेफिनेशन होगी। ज्वाइंट फैमिली के अलग फीचर्स होंगे, फैमिली के अलग फीचर्स होंगे। जब आप फैमिली के फीचर्स की बात करोगे तो यू विल से, आपको बताना पड़ेगा क्या? इट इज एन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन।
क्या, व्हाट इज दिस? ये संयुक्त परिवार, सॉरी परिवार एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक क्या है? संस्था है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। समझे? कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे इस धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ग्रेविटी ना हो। ठीक, ओके, समझे? गुरुत्वाकर्षण बल आप इस धरती पर कम ज्यादा हो सकता है, कहीं हो सकता है 9.8 हो, उसकी स्ट्रेंथ कहीं हो सकता है 10 हो, कहीं हो सकता है 9.7 हो, लेकिन ग्रेविटी इस धरती पर हर जगह है। ठीक है? हां, वैसे ही फैमिली, दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। एक स्कॉलर है, बहुत मेहनत किया उन बंदे ने, मतलब आसान बात नहीं है। हम हल्के से पढ़ के निकल जाते हैं ना, हम शटाक से पढ़ के निकल जाते हैं और हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन आप सोच के देखो, उनका नाम है जॉर्ज पीटर मर्डॉक। क्या? जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक विद्वान का नाम है। उन विद्वान महाशय ने क्या किया, फिर से सोचना आप, कितना मुश्किल काम है ये। उन महाशय ने क्या किया, दुनिया के 250 सोसाइटीज का, एक दो नहीं 250 समाजों का अध्ययन किया। दुनिया के 250 समाजों का, दुनिया भर के 250 समाजों का अध्ययन किया। और 250 समाजों के अध्ययन के बाद जीपी मर्डॉक इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इट इज मींस फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। मतलब दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है। मैंने तो 250 समाजों की स्टडी की और 250 समाजों की स्टडी मैंने पाया कि दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं जहां परिवार ना हो। बहुत एंशिएंट पीरियड में भीमबेटका तक में साक्ष्य मिले फैमिली के। जो पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन हुआ करते थे ना, वहां तक में फैमिली के एविडेंस मिले हैं, परिवार के साक्ष्य मिले हैं। तो वी कैन से कि देयर इज नो सोसाइटी ऑन दिस प्लेनेट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली। मतलब समाज कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसमें परिवार ना हो। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फैमिली। ओके, फैमिली, जो साइज ऑफ फैमिली मे बी लार्ज और स्मॉल, देयर मे बी वैरायटी ऑफ फैमिलीज, वैरायटी ऑफ फैमिलीज हो सकती हैं, कई तरह के परिवार हो सकते हैं, बट परिवार परिवार होता है। परिवार सब जगह होगा, अलग अलग जगहों पर। एक अमेरिका में एक ट्राइब है जिसका नाम है न्यूर। अमेरिका की ट्राइब का नाम है न्यूर ट्राइब। उस जनजाति में घोस्ट फैमिली पाई जाती है और मोर देन 80% फैमिलीज ऑफ दैट ट्राइब, उस जनजाति की 80% से ज्यादा परिवार घोस्ट फैमिलीज हैं, भूतहा परिवार। हाँ, वैम्पायर नहीं है। मतलब आप समझो कैसे है, ये बिलीव की बात है, ये हमने डेवलप किया है। बाकी परिवार परिवार है। आप जाओगे, ऐसा नहीं घोस्ट फैमिली जो है खून पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बस कैसा है, सुनना आप, उनके ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसा उनका बिलीव सिस्टम है कि अगर कोई बंदा मर जाए, अविवाहित मर जाए या बिना औलाद के मर जाए, बिना संतान के मर जाए, तो अगर कोई बंदा मर जाए और उसका कोई बच्चा पैदा ना हो, मतलब बिना बच्चा पैदा कर किए ही मर जाए, तो वो बंदा भूत बन के भटकता है। ऐसा उनका बिलीव सिस्टम है। उस बंदे को मुक्ति नहीं मिलती। क्लियर है? हाँ, समझे? समझ के बाद, जैसे सपोज कर लीजिए कि अब खैर मेरी हो गई शादी ब्याह, बच्चे भी हो गए, बट मान लीजिए नहीं हुई है और मैं मर जाऊं बिना बच्चे के, तो मैं भूत बनूंगा और भटकूंगा, मेरी आत्मा भटकेगी। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि मेरी आत्मा को मुक्ति देने के लिए मेरा भाई शादी करेगा,
मेरा भाई विवाह करेगा किसी भी लड़के से, ऑब्वियसली वो ऐसे भी नहीं, मैं मरता तब भी शादी होती उसकी, लेकिन अभी वो जो शादी करेगा ना वो मेरी मुक्ति के लिए करेगा, समझे ना। अब ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि भाई हाँ वो शादी करेगा तो फिर बच्चे पैदा नहीं करेगा क्योंकि उसे तो मुझे मुक्ति देनी है, वो अपनी बीवी से बात नहीं करेगा उसके काम, क्योंकि उसे तो नहीं, कुछ नॉर्मल जैसे परिवार होता है वैसे। बट ऑब्जेक्ट ऑफ द फैमिली मेकिंग, जो परिवार बनाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? भाई की मुक्ति। तो दिस फैमिली, ये जो मेरे भाई की फैमिली होगी मेरे मरने के बाद, दिस विल बी द घोस्ट फैमिली, ये घोस्ट फैमिली कहलाएगी। तो देयर में वैरायटी ऑफ फैमिलीज, तरह तरह के परिवार हो सकते हैं। लाइक जैसे मैंने अपने यहाँ कहा, हमारे यहाँ कुल होता है, हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होता है, हमारे न्यूक्लियर फैमिली होती है, हाउस होल्ड भी होता है एक फैमिली का टाइप। क्या? गृहस्थ। गृहस्थ मतलब द फैमिली, स्मॉलेस्ट फैमिली, सिर्फ एक वाइफ और हस्बैंड की फैमिली। ओके, मतलब एक पति और एक, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, यानी परिवार के कई फॉर्म, कई रूप हो सकते हैं। ओके, एक कॉन्सिग्यूनस फैमिली होती है। क्या? कॉन्सिग्यूनस फैमिली, समझे? हिंदी में कहते हैं समरक्त परिवार। क्या? समरक्त परिवार में कोई अफेनल रिलेटिव नहीं होता, मतलब कोई विवाह संबंधी नहीं आता। अभी हमारी फैमिली है, अभी मेरी फैमिली, मेरी वाइफ जो है उनको मैं शादी करके लाया हूं। कॉन्सिग्यूनस फैमिलीज में सारे के सारे मेंबर्स ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, शादी करके कोई नहीं लाता। जिसकी मैंने बात की नायर फैमिली, नायर फैमिली होती है। नायर परिवार कॉन्सिग्यूनस फैमिली का यूनिक एग्जाम्पल है। आज आपके लिए कहना आसान है ना कि हम मोनोगैमस हैं। मोनोगैमस मतलब एक ही शादी करेंगे। पहले बहुत टफ थी लाइफ बेटा। पहले अगर आप पहले मतलब आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, अगर सिर्फ आपकी एक ही बीवी हो तो घर चलाना मुश्किल हो जाता था। अब बोलो कैसे? क्योंकि पहले चक्की नहीं होती थी तो आटा पीसना पड़ता था घर में। अब एक अकेली महिला घर में आटा पीसेगी, पहले बाइयां नहीं होती थी तो बर्तन माजेगी, है ना। अब सब करते करते 11 बजे तक वो थक जाएगी, इसके बाद रोटी नहीं बना देगी, तो फिर दीवार में अपना सिर कूटना। अब ये रोज रोज के तब पंगे से तंग आकर के पुरुष ने अपनी वाइफ को कन्विंस किया, अगर आटा पीसने में हेल्प करने के लिए एक और लाऊं तो ठीक है, तो उसने कह दिया ठीक। मतलब अब देखो आदमी बड़ा स्वार्थी होता है। अभी आपके इमोशंस हैं, अभी आपके इमोशंस हैं, क्योंकि बैठ के रोटी तोड़नी पड़ रही है, मतलब कोई हार्डवर्क नहीं है रोटी तोड़ने के लिए। तो फिर जानू आई लव यू, मेरी सौत के बारे में सोचना भी मत। और यहां जिसकी जान जा रही हो जेल के कैदी की तरह ना, वो दिन रात ये मनाती है, एक और आ जाती, थोड़ा काम में हाथ बढ़ जाता। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी जितने भी ग्रुप्स हैं, हमारे चारों ओर हमने जितने भी ग्रुप्स बनाए, उसमें हमारा सबसे इंटीमेट ग्रुप हमारी फैमिली होती है। ओके, एंड फैमिली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारा जो परिवार होता है, हमारा परिवार हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बहुत एक्सेप्शनल केस होता है ना कि चोर के घर में राजा हरिश्चंद्र पैदा हो जाए। आ रही बात समझ में? हाँ कि नहीं? चोर के घर में राजा हरिश्चंद्र का पैदा होना यह अपवाद हो सकता है, वरना चोर के घर में चोर ही पैदा होता है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारा परिवार में ही डेवलप होता है। हमारा परिवार एक बच्चे का परिवार, उसके एक स्कॉलर हुए ना, एक विद्वान हुए जिनका नाम था, अमेरिकन स्कॉलर थे ना, अमेरिका के विद्वान थे। उन विद्वान का महाशय का नाम था C.H. कूले। क्या? C.H. कूले।
तो C.H. कुले थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था लुकिंग ग्लास थ्योरी। ठीक, इनकी बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ही ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ C.H. कुले। दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक तो ही कंट्रीब्यूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, एंड सेकेंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, ओके, तो पहले प्राइमरी ग्रुप देख लेते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू C.H. कुले 3 ग्रुप्स आर और प्राइमरी ग्रुप, 3 समूह प्राइमरी ग्रुप होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, हमारे पास 100 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, 100 से ज्यादा समूह होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ओके, कई सारे ग्रुप्स मैंने आपको गिनाए, लेकिन उसमें केवल 3 समूह हमारे प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। ये 3 समूह क्या क्या है? तो उन 3 समूह में कहते हैं, नंबर 1 फैमिली, परिवार हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। क्या? नंबर सेकेंड उन्होंने कहा कि नेबरहुड, यानी हमारा पड़ोस हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। ओके, और थर्ड उन्होंने कहा हमारा फ्रेंड सर्कल हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। ओके, ये प्राइमरी क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट में, प्राइमरी बेसिक रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। ओके, समझे? निखिल क्या है? निखिल अगर जानना हो तो निखिल के दोस्तों से मिल लो, आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। और उससे भी ना निकले तो पड़ोस में चले जाओ, पड़ोस में चले जाओ ना, निखिल कहां से आते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली अरेरा कॉलोनी से आने वाले लोग अलग होंगे और अन्ना नगर से आने वाले लोग अलग होंगे। माहौल का बहुत असर पड़ता है। एक और वाक्य मैं आपको बताता हूं। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, बड़ी अफसर हो गई। जब अफसर हो गई तो उसने मकान खरीदा तेलंगा में, और मुझे इनविटेशन दिया गृह प्रवेश के लिए। मैं गया तो उसके किसी रिलेटिव ने पूछा कि ये मकान कितने में खरीदा तुमने? उसने कहा 50 लाख रुपीज में। तो वो कहते ठगा गए, 3 मकान 50 लाख रुपए बना के दे दूंगा मैं। तो वो कहती कि आप मुझे दे दो 50 लाख रुपए, आप 3 बनाओगे मैं 7 बना दूंगी। समझे? लेकिन आपको पता, मेरे घर के इस पड़ोस 50 लाख, उस समय की बात बता रहा हूं मैं, आज की बात नहीं। आज तो 50 लाख बहुत नॉमिनल चीज है, कहीं उस समय 50 लाख बहुत बड़ी चीज होती थी। और एक 3 BHK डुप्लेक्स 50 लाख में खरीदना सचमुच में बड़ी बात होती थी। नॉर्मली 23-24 लाख रुपए में डुप्लेक्स मिल जाता था 1500 स्क्वायर फीट का। यह बात लगभग 12 साल पुरानी है, 12-13 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तब 50 लाख रुपए का मकान भोपाल में खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसने कहा मैंने 50 लाख का मकान खरीदा है ना, इसलिए चोरकट नहीं आ सकते मेरी कॉलोनी में। तो ये पड़ोस में जो है ये जज साहब हैं, इधर पड़ोस में IAS हैं। तो मुझसे बताती है कि सर 50 लाख मैंने ईंट सीमेंट गारे का नहीं दिया है, या जगह की कीमत नहीं 50 लाख, 50 लाख रुपए मैंने लोकालिटी का दिया है, सराउंडिंग का दिया है। तो भाई साहब, हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे परिवार के सदस्यों के अलावा हमारी लोकेलिटी का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम जैसी लोकेलिटी में पैदा होते हैं, वैसी ही लोकेलिटी में, जैसी लोकेलिटी में ग्रो करते हैं, वैसी हमारी पर्सनालिटी। इस बात का खास ध्यान रखना है। तीसरा, आप जानते हो, फ्रेंड सर्कल। हमारी क्या जुबान है, हमारे बोलने का लहजा क्या है, हमारी पसंद क्या है, हम मर्सिडीज पसंद करेंगे कि वैगनार पसंद करेंगे। इट टोटली डिपेंड ऑन, जैसे हमारे दोस्त हैं उनको जो पसंद, हमारी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होते बेटा। दोस्तों के बीच में रह करके ही हम पसंद नापसंद डेवलप करते हैं, पसंद नापसंद बनाते हैं, नहीं बनाते।
जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था, आप यकीन नहीं करोगे, अपने मैथ्स की बुक के लास्ट पेज पर जूही चावला का फोटो लगाया था मैंने। मैथ्स की जो बुक थी ना, उसकी लास्ट पेज पर चिपका के रखा था। पता क्यों? पसंद नहीं थी मुझे, कतई पसंद नहीं थी जूही चावला, लेकिन क्रेज था उसका। वाह जूही, सब लोग ऐसे बात करते थे जैसे घर की हो। तो भाई ये दिखाने के लिए कि मैं भी तुमसे डिफरेंट नहीं हूं यार, जो तुमको सबको पसंद है ना, वही मुझे भी पसंद है। मुझे वैजयंती माला नहीं पसंद है, तो कोई को कहना ना पड़े। ये दिस वॉज द साइन ऑफ स्मार्टनेस। अबे तू भी जूही का फैन है क्या? और क्या, तू ही है क्या? मैं भी हूं। तो ये समझे ना, हमारे टाइम में जब 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता था, तब क्या होता था, एक गायक था, बहुत फेमस था, मतलब सब उसके गाने सुना करते थे। उसका नाम था अताउल्ला खान। क्या? अताउल्ला खान। हाँ, गाने बहुत फेमस थे उसके। कुछ एक मैं सुना देता हूं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। ओके, क्या कहा करते उसके बारे में, तमाम अफवाहें चलती थी। पाकिस्तान का गायक है, इसकी महबूबा को फांसी लगा दी गई थी, मतलब तमाम तरह, या इसे फांसी लगा दी गई थी, भगवान जाने क्या क्या बातें थी। लेकिन गाने उसके इतने फेमस थे, रोने वाले ही थे। ओके, सारे गाने रोने वाले थे। जैसे कि एक गाना था, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, दिल तो। अब पता, लोग शादी ब्याह में बजाते थे इसको। मतलब हमारे पड़ोस में शादी चल रही थी और ये सुबह से चल रहा है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। और क्या हुआ? अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेट मुझे जाना पड़ा, मैंने समझाया घर वालों को कि ये मैयत के गीत हैं। मतलब ये तब गाए जाते हैं जब कोई मरता है। शादी ब्याह में कुछ अच्छे गाने लगाओ यार। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरा महबूब आया है, बाहरों फूल बरसाओ, ऐसे कुछ। चंदा मेरे यहाँ मेरे यहाँ नहीं। ओके, तो भैया क्या माहौल, माहौल की बात होती। अब मुझे कतई पसंद नहीं था अताउल्ला खान, मुझे हमेशा रोतड़ू लगता था कि हमेशा रो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सीखा था। अब आप समझ सकते हो, 30 साल 40 साल बाद भी, मतलब 30 साल तो कम से कम, 30 साल बाद भी इतने अच्छे राग में गा रहा हूं अताउल्ला खान को ना, तो समझ सकते हो कितना बड़ा फैन बन गया था नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त को यही पसंद था। तो दोस्तों की जो पसंद होती है ना, हम वही अपनी पसंद। तो हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हमारे दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाद में बिछड़ जाते हैं दोस्त ना, वो दोस्त ध्यान रखे, अब के दोस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि अब तो हम पक्के घड़े हो गए, जो डेवलप होना था हो चुके। अब कोई दोस्त वो करके हमें शेप नहीं दे सकता, लेकिन वो बचपन के यार होते हैं ना, वो हमारी पर्सनालिटी को शेप देते हैं। तो दीज 3 ग्रुप्स आर कॉल्ड द प्राइमरी ग्रुप। व्हाई? बिकॉज दे प्ले प्राइमरी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। ये हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में प्राइमरी रोल निभाते हैं। वी कैन सी आवर इमेज इन दिस ग्रुप। दिस इज आवर आईना। सेम थिंग इज हियर, लुकिंग ग्लास सेल्फ। हम कैसे अपना पर्सनालिटी ग्रो करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास हम कैसे करते हैं? तो हमारे लिए हमारे जो क्लोज होते हैं, हम उन लोगों को अपना मिरर समझते हैं। क्या समझिए एग्जाम्पल से, जैसे हम ऐसे करते हैं, फिर हम देखते हैं इधर का रिस्पॉन्स। अब नहीं करेंगे, सॉरी। ओके, समझ के बाद? तो आप क्या हो मेरे लिए? मेरा आईना। उसी आईने से मैं जज करता हूं ना कि मेरा कौन सा बिहेवियर पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या डिमोरलाइज कर रहे हैं। समझे? और इसी के हिसाब से आई डिसाइड, मैं तय करता हूं कि इन फ्यूचर, भविष्य में मुझे कैसा बनना है। समझे? बट जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अब जैसे मैंने ऐसे नाक से किया,
अब बाकी सब भी आप भी ऐसे ऐसे करने लगे, तो मुझे क्या लगेगा? गुड, दिस इज गुड बिहेवियर। नहीं तो डिपेंड, आपका रिस्पांस मेरी पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका रिस्पांस आने के लिए आप में यह क्षमता होनी चाहिए ना कि यू मे जज द राइट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप ये तय कर सको। मेरा जो मैंने ऐसे देखो कैसा था, गुटखा खाया, थूक दिया, आपको आपके चेहरे को देखा, नो रिस्पॉन्स। पढ़ाते पढ़ाते बीड़ी निकाली, सर एक देना। ठीक, कोई मतलब यहां कोई बुराई नहीं समझ में आ रही है ना, क्लास ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया नेगेटिव, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कभी ना कि मेरा व्यवहार गलत है। तो ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही समाज जो होता है ना, हमारे व्यक्तित्व के विकास में मिरर, जज की भूमिका निभाता है। कूले का बहुत प्यारा डिफिनीशन है, आप चाहें तो जिंदगी भर के लिए लिखना मत इसको, बस रट लेना। ओके, जब कूले से पूछा जाता है हु एम आई, मतलब जब हम कूले से पूछते हैं ना हु आर यू, कूले महोदय बताइए कि आप कौन हो, तो कूले का कितना प्यारा डिफिनेशन है, प्यार से सुनेंगे आप लोग। कूले कहते हैं कि आई एम नॉट व्हाट यू थिंक। आप जो सोच रहे हो ना कि मिश्रा सर बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं नहीं हूं। ओके, समझे? आई एम नॉट व्हाट आई थिंक। मैं जो सोच रहा हूं कि मैं तो बड़ा 30 मार खा हूं, मैं वो भी नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। भाई हर कोई सोचता है बहुत अच्छा इंसान हूं, दुनिया की हर लड़की, वो दिखाया ना मैंने अभी आपको, परेड कर रही थी कैटवॉक, 1.5 घंटे से कर रही है, ये थोड़ी दूर में, लेफ्ट राइट इतरा इतरा के, हाँ, कभी ऐसे पूरी एक्सरसाइज यही 100 मीटर में कर ले रही है। 100 मीटर भी नहीं है, 10-20 मीटर है ना, छोटे से सामने कुडुर चल रहा है 1 घंटे से। उसे लग रहा है कि सी इज, अब मैं क्या बोलूं, मतलब आप समझ जाए, ऐश्वर्या राय, बट सी इज नॉट ऐश्वर्या राय, उसे लग रहा है। लेकिन अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है, ओके, समझे, और वो अपने हुस्न का जलवा दुनिया को दिखाना चाहती है, तो क्या वो है? नहीं है बेटा। नजर फैला के देखो, दुनिया वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़ के एक है। नहीं, फिर तुम क्या चीज हो? बट लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है। 4 अक्षर जान के लोग ऐसा सोचते हैं कि आई एम सो इंटेलिजेंट, बड़े से बड़ा प्रोफेसर को मैं पछाड़ सकता हूं, मेरे जितना विद्वान दुनिया में कोई है। तो क्या है वो विद्वान? नहीं, बिल्कुल विद्वान नहीं है। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो बेटा, वो आप नहीं हो, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप वो भी नहीं हो। समझे? तो आप कौन हो? तो आप कौन हो? तो कहते हैं कि आई एम what that I think, that what society think for me। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और समाज मेरे बारे में ऐसा सोचती है। समझे? तो सबसे पहले मुझे यह डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या हूं, मुझे सोसाइटी से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब, बहन जी, आप बताएं हु एम आई, मैं कौन हूं? और आप कहते हो सर आप एक एवरेज टीचर हो, ठीक, और मैं एक्सेप्ट करूं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्यों? आयुष सही है ना? आयुष का जवाब मिलता है सर यस। दीदी का कहना सही है, सर यू आर एन एवरेज टीचर, और मैं एक्सेप्ट करता हूं, यस आई एम एवरेज टीचर, देन आई एम एवरेज टीचर। अब ये मेरी हकीकत है। फैमिली इज वन अमंग आवर प्राइमरी ग्रुप्स। अच्छा, एक बात और बताता हूं, व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रुप? बहुत प्यारी सी, इतनी प्यारी डिफिनेशन मैंने सोशियोलॉजी में और कोई नहीं पढ़ी जितनी प्यारी डिफिनेशन सेकेंडरी ग्रुप की है। मतलब प्राइमरी ग्रुप में तो डिफाइन करने पड़ेगा ना कि प्राइमरी ग्रुप हु प्लेज प्राइमरी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
वो समूह जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। सेकेंडरी ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? तो द ग्रुप्स दोज आर नॉट द प्राइमरी ग्रुप आर सेकेंडरी ग्रुप। कितनी प्यारी डेफिनेशन है ना? तो द्वितीयक समूह क्या किसे कहते हैं?